हेलो नमस्कार, मैं राकेश कुमार आप सभी के डे टू डे में स्वागत है। आज मैं बातचीत करने जा रहा हूँ ईरान के इतिहास के बारे में। ईरान के इतिहास को मैं 3 चरण में बांटकर 3 चरणों में आप लोगों के सामने पेश करूँगा। फर्स्ट चरण जो आज है उसमें हम लोग बातचीत करेंगे 630 ईस्वी से पहले का ईरान का इतिहास, और दूसरे चरण में 630 ईस्वी से लेकर 1800 तक, और तीसरे चरण में 1800 से लेकर अब तक का इतिहास के बारे में बातचीत करेंगे। प्राचीन ईरान का नाम फारस और पर्शियन था। 2000 ईसा पूर्व में ईरान में यूरेशिया से कबीलाई लोग आकर बस गए थे, जिनका नाम था एलेमाइट। यूरोप और एशिया के बीच के इलाके को यूरेशिया कहा जाता है। इन लोगों ने वहाँ पे बाद में जैसे जैसे कबीलाई लोगों की जनसंख्या बढ़ा, बाद में राजशाही की स्थापना हुई, और जो फर्स्ट जो साम्राज्य का उदय हुआ उसे असीरियन साम्राज्य कहा जाता है। उनके बाद मेडियन साम्राज्य का उद्भव हुआ। इन दोनों राजवंशों की राजधानी हमदान थी। प्राचीन ईरान के इतिहास का सबसे एक महान शासक हुए थे, जिनको कहा जाता है साइरस द ग्रेट। साइरस द ग्रेट ने मेडियन साम्राज्य को पराजित करके एक मेनिड साम्राज्य की नींव डाली। इनका राजवंश जो है 331 ईसा पूर्व तक ईरान पर राज किया। इस राजवंश के कई राजा बड़े बड़े राजा हुए थे। साइरस द ग्रेट के शासनकाल में फारस के साम्राज्य भारत की तरफ सिंधु नदी के पश्चिमी इलाकों तक, अफगानिस्तान और यूरोप के पूर्वी इलाकों तक फैला। इन्होंने बेबीलोन, वर्तमान इराक को भी पराजित किया, और वहाँ के राजाओं ने यहूदी लोगों को बंदी बनाकर गुलाम बनाए थे, उनको इन्होंने छुड़वा दिया। गुलाम यहूदी लोगों ने छूटकर फिर यरूशलेम की ओर लौट गए। यहूदी लोग आज भी साइरस द ग्रेट को बहुत इज्जत की दृष्टि से देखते हैं। साइरस द ग्रेट के बाद कई महत्वपूर्ण राजा हुए, जिनमें डेरियस जर्क्स थे। उन्होंने साम्राज्य को काफ़ी विस्तार दी। कहा जाता है कि शासक टेरिस के समय में पूरी दुनिया के 44% लोग फारस के साम्राज्य में रहते थे। इस साम्राज्य के अंतिम शासक डेरिस थर्ड थे। डेरिस थर्ड को सिकंदर महान ने पराजित किया था। इस वंश के शासक ने ग्रीस यानी मेसोडोनिया पर आक्रमण किए थे। उसके जवाब में सिकंदर महान ने फारस पर आक्रमण करके वहाँ के इस वंश के अंतिम शासक डेरियस थर्ड को पराजित किया। उसके बाद फारस पे कुछ समय के लिए सिकंदर शासक बन जाता है। सिकंदर महान भारतीय उपमहाद्वीप की तरफ आगे बढ़ता है और पश्चिमी पंजाब के शासक पोरस को पराजित कर फिर अपने देश की तरफ लौट जाता है। पोरस की बहादुरी देखकर पोरस को उनके साम्राज्य को लौटा देता है। सिकंदर के लौटते समय 32 साल की उम्र में बेबीलोन यानी वर्तमान इराक के आसपास उसकी असामयिक मृत्यु हो जाती है। फारस के अन्य राजवंशों में उनके बाद सेलुकस वंश की स्थापना होती है।
सेल्यूकस वंश के बाद पार्थियन वंश आता है। पार्थियन वंश के बाद सासानियन वंश वहाँ के एक महत्वपूर्ण वंश था जो 7वीं शताब्दी तक राज किया। इस वंश की स्थापना राजा अर्धशीर करते हैं। इनका पुत्र शापुर एक महान शासक हुए थे। कहा जाता है कि शापुर ने महान रोमन साम्राज्य के एक शासक वैलेरियन को पराजित करके बंदी बना लिया था। इस वंश के शासकों को अंत में इस्लाम के उद्भव के बाद इस्लाम के दूसरे खलीफा उमर ने पराजित किया और पराजित करने के बाद फारस पे 200 साल तक अरबों का शासन हो जाता है। तो ये 630 ईस्वी के बाद का समय है। तो हम अरबों के शासन काल से लेकर 1800 तक दूसरे चरण में बातचीत करेंगे। जब अरबों का आक्रमण होता है तो पारसी लोग वहाँ से भागकर दूसरे जगहों पर जाते हैं। बहुत सारे लोग भारत में भी आते हैं। भारत में उनका जत्था गुजरात आता है। गुजरात का शासक ने उस समय पारसी लोगों से कुछ समझौता करके अपने यहाँ बसने के लिए मौका देते हैं, जिसमें कई संधि थी, कई बातचीत था। एक में कहा गया था कि आप भारतीयों का वेशभूषा में रहेंगे, यहाँ के लोगों को यहाँ के लोगों जैसा बोलचाल आप सीखेंगे, और एक था कि हथियार आप नहीं उठाएंगे। इस संधि के बाद पारसी लोग कभी हथियार नहीं उठाए। पारसी लोगों की संख्या आज की डेट में 1 लाख से 1.25 लाख के करीब है, जो उसमें से कुछ भारत में, कुछ यूरोप में, कुछ अमेरिका में हैं। प्राचीन ईरान के महान लोग ये लोग थे। तो आज भी पारसी लोग जहाँ भी हैं, युद्ध में हथियार तो नहीं उठाए, लेकिन अर्थव्यवस्था में आज भी आर्थिक विकास में चोटी पर बने हुए हैं। भारत में कई, जैसे रतन टाटा हुए, कई औद्योगिक घराने पारसी हैं। आज़ादी के समय दादा भाई नौरोजी भी एक पारसी थे। यूरोप में भी कई बड़े बड़े औद्योगिक पारसी लोग हैं। तो इस तरह हम प्राचीन जो फारस के लोग थे, ईरान के लोग थे, उनके राजधानी, उनके राज्यों के बारे में, उनके उद्भव और अंत को हमने देखा। दूसरे चरण में इस्लाम के उदय के बाद से का व्याख्या करेंगे। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।